हेलो एवरीवन। तो आज हम करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4। अब देखो जो कंपाउंड्स होते हैं वो या मेटल्स हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं नॉन मेटल्स, और या वो हो सकते हैं मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी कंपाउंड को मेटल्स और नॉन मेटल्स किस बेसिस पे कहते हैं। Metals are electropositive in nature and non-metals are electronegative in nature. फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का नंबर होता है 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। अब जो लास्ट वाला शेल है वैलेंस शेल, इसके अंदर या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या ये एम्प्टी होना चाहिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, सोडियम विल बिकम सोडियम पॉजिटिव। अब हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन है 17 नंबर पे, 2 8 7। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में या 8 होने चाहिए या 0 होने चाहिए। तो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो क्लोरीन बन जाएगा क्लोरीन 1 नेगेटिव। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। फिर हमारे पास आते हैं कार्बन। कार्बन के पास देखो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। जो वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 8। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है तो इसके पास हो जाएंगे ओनली 2। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, 2 8 बना लेता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 4 को लॉस कर देता है तो ये हो जाएगा 2, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों ही सिचुएशन मतलब कार्बन कैनॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यही चीज देखनी है, कार्बन कार्बन कैनॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास एक ही कार्बन है, हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल के अंदर 4 है। हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कार्बन गेन और लॉस नहीं कर पाएगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 है। से कि अगर जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर लेता है, 1 2 3 4। तो ये जो है कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर लिया। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर लेता है तो कार्बन जो है, जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। प्रोटॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे, 6। क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स, मैंने 6p लिखे हैं, 6 प्रोटॉन्स है। अब देखो जो 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि ये होल्ड नहीं कर पाएगा। सो वी कैन से दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ न्यूक्लियस of 6 protons to hold 10 electrons. It is impossible for a nucleus of 6 protons to hold 10 electrons. अब यहाँ पे हमारे पास क्या केस है कि अगर कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए उतनी एनर्जी कार्बन के पास है ही नहीं। सो वी कैन से दैट कार्बन डज नॉट हैज sufficient energy to lose electron। तो कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए। तो हमें ये चीज समझ आ जाती है कि कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को करेगा क्या, कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर कर लेगा किसी के साथ, ना किसी से लेगा कोई इलेक्ट्रॉन ना किसी को देगा कोई इलेक्ट्रॉन। और जब भी कोई कंपाउंड शेयरिंग से बनता है हम बोलते हैं कि वो बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, जो हम आगे देखेंगे कैसे बन सकेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है एक ही कंपाउंड डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे।
फिजिकल फॉर्म होता है जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फिजिकल फॉर्म में वेरी करे। तो हम ये कहेंगे कि वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, various physical forms in which an element can exist, physical forms जिसमें element exist कर सकता है is called, are called allotropes। हम उनको बोलते हैं allotropes। अब कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स पेपर में बहुत बार आते हैं। कार्बन का सबसे पहला एलोट्रॉप है हमारे पास डायमंड, फिर एक ग्रेफाइट, और तीसरा एलोट्रॉप है हमारे पास बकमिंस्टर फुलरेन। तीन एलोट्रॉप्स है कार्बन के। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की, कि डायमंड कैसा होता है कैसा नहीं होता। अब डायमंड हम सबने देखा हुआ है, डायमंड होता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और इसमें ब्रिलियंस बहुत ज्यादा होती है, शाइन करता है, चमक होती है इसके अंदर। तो हम ये कहते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है डायमंड के पास, क्योंकि ये शाइन करता है। डायमंड है जो वो हार्ड होता है, एक्चुअली में हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमें नोन है। डायमंड को काटने के लिए भी हम डायमंड यूज करते हैं, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। अगर हम डायमंड को बर्न कराएंगे, देखो ये कार्बन का एलोट्रॉप है तो ये कार्बन से बना हुआ पूरा का पूरा, तो अगर हम डायमंड को बर्न कराते हैं ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज्यादा हीट करने पे ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारे पास आ जाता है कि जो डायमंड है वो कल्ले कल्ले कार्बन एटम्स का बना है, तो कार्बन एटम्स अरेंज कैसे है। डायमंड के अंदर क्या होता है कि जो एक कार्बन एटम है ना वो चार कार्बन एटम से जुड़ता है। जैसे देखो हमारे पास मान लो कि ये एक कार्बन एटम है, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है ये, टेट्राहेड्रल शेप में होता है ये। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम है सेंटर वाला, ये 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा अनएंडिंग जॉइंट मॉलिक्यूल होता है ये, बहुत ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, खत्म ही नहीं होता ये, आगे 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 अटैच भी होते हैं। जैसे ये वाला कार्बन है, ये आगे 1 2 3 4 से जुड़ा होगा, ऐसे सारे आगे 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 जुड़े होते हैं, सब आगे आगे जुड़े होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन चार बाकी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अब ये जो सारे जुड़े हुए हैं, ये इसी से ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा रिजिड और हार्ड हो रहा है, रिजिड एंड हार्ड स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये। अब इसके पास हमारे पास आ जाता है, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है कार्बन 2 4, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कोई भी फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, तो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कैसे होता है। देखो जो ग्रेफाइट होता है वो होता है डायमंड जैसे ट्रांसपेरेंट कलरलेस था, ग्रेफाइट होता है ग्रेइश ब्लैक ओपेक, ओपेक सब्सटेंस जिसमें लाइट नहीं पास कर सकती, काफी डार्क डार्क होता है ये। अब जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, डायमंड इतना हार्ड है, ग्रेफाइट है सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। अब जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है, मैं अभी बता रही हूँ कैसे। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बाकी अगर हम ग्रेफाइट को भी बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगी ग्रेफाइट को बर्न करने से भी, क्योंकि ये बना किसका हुआ है, अगेन कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अब अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट के अंदर जो एक एटम है वो 3 अदर एटम से जुड़ा हुआ है, एंड इन हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, ईच कार्बन एटम is joined with 3 other carbon atoms in a hexagonal arrangement.
एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा हुआ है ना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट। अब मैं दिखा रही हूँ कैसे। देखो हमारे पास मान लो कि ये एक हेक्सागन है। ऐसे हम कितने सारे हेक्सागन्स बना सकते हैं और इनके बिल्कुल एंड्स पे हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 2। यहाँ यहाँ एंड्स पे हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर हम इनमें से कोई भी एक कार्बन का मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक, जैसे मैं ये वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करूँ, तो ये वाला मॉलिक्यूल देखो फर्दर 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ऐसे हम कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे वो 3 से ही जुड़ा होगा, क्योंकि ये तो अनएंडिंग स्ट्रक्चर है ना। ऐसे हम और भी बना सकते हैं। तो हर जो कार्बन मॉलिक्यूल है हमारे पास वो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा। कोई भी ले सकते हैं हम। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर ना कुछ लेयर्स बनी होती हैं। कुछ लेयर्स बने, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, ऐसे मान लो कि इसकी एक सेकेंड लेयर भी है। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर तुम देखे तो ऐसे हमारे पास एक सेकेंड लेयर भी है जिसके अंदर फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ है 3 अदर कार्बन एटम से। अब ये जो लेयर्स है ना, इनके बीच में क्या है कि इनके बीच में थोड़ी बहुत इंटरेक्शंस है। इन लेयर्स के बीच में थोड़ी बहुत क्या है, इंटरेक्शंस है। अब अगर हम इन इंटरेक्शंस की बात करें, इनको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ये उसी तरह है, अगर हम अपने दोनों हाथ एक दूसरे के साथ रब करेंगे, स्लिपरी है। मतलब कि ये जो दो लेयर्स हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रब कर रही हैं, तो इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक कार्बन की बात करें, तो वो जो एक कार्बन है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री है। सारे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, और यही फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव है, यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री टू मूव इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मूव करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब हमारे पास जो तीसरा स्ट्रक्चर है ना, वो है बकमिंस्टर फुलरिंग। उससे पहले मैं तुम्हें दोनों के थोड़े थोड़े यूजेस बता रही हूँ कि डायमंड और ग्रेफाइट हमारे किस किस काम में आ सकते हैं। यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमंड के यूजेस की। तो डायमंड हमारे पास यूज होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो ये कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, जैसे ग्लास कटर में, ऐसे रॉक वगैरह को काटने में, कटिंग मार्बल, इन चीजों में यूज होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्ड है। बाकी सबको पता ही है, मेकिंग, यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के काम में आता है डायमंड। इसके अलावा जैसे लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है, मोतिया बोलते हैं जिसको, आईलेंस फॉगी हो जाता है, तो डायमंड्स आई सर्जन्स यूज करते हैं कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए, ताकि वो प्रिसीजन से अच्छे तरीके से हो पाए। Sharp edged diamonds are used by eye surgeons as tool to remove cataract। कैटरैक्ट को रिमूव करने में भी यूज होता है ये। फिर हमारे पास आ जाता है एक चीज है, डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, उनको हम सिंथेटिक डायमंड्स बोलते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं पता लगता सिंथेटिक और नेचुरल डायमंड के अंदर। अब हमारे पास आता है ग्रेफाइट। अब जो ग्रेफाइट है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उसकी सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। मशीनों में तेल वगैरह डालते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। जैसे अगर कोई मशीन बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है तो वो खराब होने के चांस होते हैं। कभी कभी हम ऑयल यूज नहीं कर सकते होते, वहां पर हम ग्रेफाइट यूज कर लेते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ ड्राई लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट हमें पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है, तो वो उससे चीजें खराब भी नहीं होती, हम उसे यूज कर सकते हैं।
जो ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम उससे इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। सेल के अंदर होती हैं इलेक्ट्रोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चीजों को सेपरेट वगैरह इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में यूज होती हैं। ग्रेफाइट पेंसिल लेड्स बनाने के भी काम में आता है। और ब्लैक पेंट्स, सिक्का होता है जो पेंसिल के बीच में, उसको बनाने के काम में आता है, और ब्लैक पेंट्स बनाने के भी काम में आता है। अब हम करेंगे तीसरा एलोट्रॉप जो कि है बकमिस्टर फुलरिंग। तीन एलोट्रॉप्स थे ना, डायमंड और ग्रेफाइट हो गए, अब हमारे पास तीसरा है बकमिस्टर फुलरिंग। देखो जो बकमिस्टर फुलरीन होता है इसके अंदर क्या होता है, 60 कार्बन एटम्स इकट्ठे जुड़े होते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट अनएंडिंग मॉलिक्यूल है, कभी खत्म नहीं हो रहा वो मॉलिक्यूल, लेकिन इसके अंदर पक्का पक्का ये कि 60 कार्बन एटम्स होते हैं विच आर ज्वाइंट टुगेदर, जो इकट्ठे जुड़े होते हैं, और जिससे एक स्फेरिकल जैसे बॉल जैसा मॉलिक्यूल बन रहा होता है। अगर हम इसको देखते हैं इसके मॉलिक्यूल को, तो ये फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, और इसके अंदर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती है। जैसे एक मान लो हेक्सागोनल रिंग है, इस तरीके से काफी अनएंडिंग मॉलिक्यूल होता है। ये हेक्सागोनल हो गया, साथ में उसके पेंटागन हो गया, इस तरीके से जुड़े होते हैं काफी सारे हेक्सागन्स और पेंटागन्स। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। अगर हम एग्जैक्टली बोले तो इसके अंदर 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बकमिस्टर फुलर, उन्होंने इसका नाम रखा था बकमिस्टर फुलरिंग, तो इट इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और ये फुटबॉल को रिजेंबल करता है इन इट्स अपीयरेंस, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे इकट्ठे इकट्ठे जुड़े होते हैं। अगर हम थोड़े बहुत मिस्टर फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये बाकी दोनों से काफी डिफरेंट होता है। वैसे तो ये डार्क सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, डार्क डार्क होता है। एक तो डायमंड ग्रेफाइट बहुत बड़े मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। बनाएगा ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑन बर्निंग, क्योंकि ये भी किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ, तो ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज बीच में होती है, जैसे डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जो बकमिस्टर फुलरीन होता है, नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है।